नमस्कार। सोशल मीडिया की हलचलों के बीच आपका ध्यान अब तक इस बात पर जा चुका होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील चर्चा में है। चर्चा में है, लेकिन ये चर्चा उस तरह की चर्चा नहीं है जैसी थोड़ी दिन पहले हुआ करती थी। थोड़े दिन पहले का आपको याद होगा, मतलब जनवरी फरवरी से पहले का दौर अगर हम लोग याद करें तो आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी अगर कोई ऐसा आह्वान करते तो पूरी चर्चा उसकी होती, पूरा सोशल मीडिया का सारा नैरेटिव जो है, एक बहुत बड़ा सा वर्ग होता जो उनके समर्थन में बोल रहा होता, लिख रहा होता, वीडियोस उनके समर्थन में आ रहे होते। और जैसा कि आपने देखा था कोरोना काल में थाली बजाने के उनके एक आह्वान पे पूरा पूरा देश ही थाली बजाने में जुट गया था। इस बार वैसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा। विशेषकर यूजीसी वाला जो मुद्दा था, उसके बाद जनवरी से लेकर के मार्च तक के दौर में जो कुछ हुआ, उन सब के बाद अभी समर्थन सोशल मीडिया पर कम से कम काफ़ी घटा हुआ दिख रहा है। ज़मीनी स्तर पर भी ये समर्थन काफ़ी घट गया है और कई लोग इसको महसूस कर चुके हैं। इसीलिए शोर जो है वो कम नहीं हुआ। अभी भी आईटी सेल जो है वो समर्थन से अचानक चुप्पी पर उतर आए लोगों को सोरोस फंडेड कहना बंद नहीं कर पाया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर विरोध करने की ज़रूरत पड़ रही है, पूरे आईटी सेल को उतरना पड़ रहा है किन्हीं 2 4 10 5 लोगों के खिलाफ, तो भाई बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। मगर खैर चलिए, उसे हम लोग जाने देते हैं। फिलहाल देखते हैं कि मोदी जी ने आह्वान क्या क्या किया है, क्या क्या उन्होंने लोगों से कहा है। तो इनमें जो सबसे पहली बात थी, जाहिर सी बात है, वो वर्क फ्रॉम होम की है। काफ़ी हद तक वर्क फ्रॉम होम अब कंपनियों से भी बंद हो चला है। मतलब जो निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही थी, अधिकतर जो इंजीनियर थे वो घरों से बैठ के कोडिंग कर रहे थे। तो एआई के दौर में जो एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि एआई के दौर में अब उतने जूनियर लेवल के नए कोडर्स की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। ऐसी नौकरियां आ ही बहुत कम रही हैं। बिल्कुल जूनियर, बिल्कुल नीचे का जो स्तर होता है उस स्तर पर नौकरियां कम आ रही हैं। ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग कम हुई है और जो लोग पहले से वर्क फ्रॉम होम में थे वो अभी भी करीब करीब उसी स्थिति में है। इसीलिए इस मुद्दे पर कुछ खास बदला नहीं है। इसके बाद जो दूसरा वाला मुद्दा आता है वो था सोना खरीदने का मुद्दा। मोदी जी ने आह्वान में अपनी बात में ये भी कहा कि सोना खरीदना कम कर दिया जाना चाहिए। इसके विरोध में सोशल मीडिया पर कुछ लोग मोदी जी का ही एक पुराना वीडियो उठा लाए हैं। उसमें सीएम मोदी सोना खरीदने के बारे में जो कांग्रेस की राय थी उसका विरोध करते दिख रहे हैं और अभी अभी जो उन्होंने खुद कहा है उसका विरोध वो स्वयं ही करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अब की बार यू टर्न सरकार जैसे जुमले भी उछाले जाने लगे हैं। अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? इसके बाद बारी आती है पेट्रोल डीजल के खर्च की। पेट्रोल डीजल का खर्च कम करने के लिए मोदी जी ने कहा है और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा है कि कार के बजाय अगर आप बाइक से काम चला सकते हो, स्कूटी से काम चला सकते हो तो वो कीजिए, कारपूलिंग संभव हो तो वो कीजिए। जो भी निजी वाहन है उनके बदले किसी तरह से अगर हो सके तो सार्वजनिक वाहनों को, मेट्रो, बस इत्यादि को प्राथमिकता दें। अब इसमें समस्या ये हुई कि इसके थोड़ी ही देर बाद, करीब 16 घंटे 18 घंटे के बाद, राजस्थान में जो उनका काफिला निकला कई गाड़ियों का, उसके वीडियो लोग शेयर करने लगे हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं उनकी गाड़ियों का काफिला जो निकलता है उसमें कितनी गाड़ियां होती हैं ये भी लोग दिखाने लग गए हैं। तो ये बड़ी ही खेदजनक स्थिति है। अब ये सब तो चलिए बड़े बड़े नेताओं का था। कई लोग ये कहने आ जाते हैं कि अरे भैया, मुख्यमंत्री जी के पास इतनी गाड़ियां नहीं होंगी, मंत्री जी के पास इतनी गाड़ियां नहीं होंगी, प्रधानमंत्री क्या गाड़ियों के साथ नहीं निकलेंगे, सुरक्षा व्यवस्था नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये सारी बातें होने लगेंगी। लेकिन जो छोटे मोटे नेता हैं उनके बारे में क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश में जो टेक्स्ट बुक्स की जो समिति बनी हुई है, पता नहीं ये क्या होती है या क्या करती है, उसके जो एक छोटे से नेताजी थे, उनकी गाड़ियों का जब काफिला नज़र आता है तो ये जो गाड़ियों के बदले साइकिल चलाने और पेट्रोल डीजल बचाने की बात थी नेताजी की, वो बिल्कुल ही बेसिर पैर की, बेबुनियाद नज़र आती है। अपनी ही पार्टी में उनके लोग उनकी बात नहीं सुन रहे। जनता और उनके समर्थक उनकी कितने सुनेंगे
ये थोड़ा सा शक का विषय हो जाता है। विशेषकर बंगाल चुनावों के खत्म होते ही जैसे फिर से जातिवाद का झंडा बुलंद करना शुरू कर दिया गया है, उसके बाद जो कम से कम सोशल मीडिया के समर्थक थे उनके पास समर्थन खुद ही बहुत कम बचा है, तो वो पार्टी का या नेताजी का समर्थन क्या करेंगे। खाने पीने के तेलों की भी बात हुई है, खाने पीने में तेल कम करने की बात हुई है। सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर भी लोग मशरूम की कीमत याद दिला दे रहे हैं। जो किसान कल तक अन्नदाता कहे जा रहे थे, उनके लिए भी एक निर्देश आया है। अन्नदाता किसान बच जाएंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। अब अन्नदाता को कहा गया है कि आप रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मित्रों, तो आपको रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर देना चाहिए मित्रों। अब सवाल ये है कि पैदावार करनी है दोगुनी, उपज नहीं बढ़ेगी तो किसान की आय दोगुनी कैसे होगी। तो उपज बढ़ाने में जुटा हुआ जो किसान था उसने रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा दिया था। और अभी का दौर अगर हम लोग देखें तो अगर आपको पता होगा तो भटिंडा से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया है। कैंसर एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि उससे जो जाने वाले यात्री होते हैं वो लोग एक कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जा रहे होते हैं। तो ये कैंसर कैसे आ रहा होता है, तो खाने में या फिर वो जो खेतों में रासायनिक खाद डाल रहे होते हैं उसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि उससे जो किसान होते हैं वो वहाँ खुद ही कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं। और ऐसा अनाज खरीद कर लोगों को खिलाया भी जा रहा है। जो हम लोग MSP पर खरीद देखते हैं वो खरीद सबसे ज़्यादा पंजाब में ही होती है। और पंजाब में स्थिति ये है कि जितनी वहाँ उपज होती है उससे ज़्यादा अनाज वहाँ से खरीदा जाता है, ऐसा भी होता है। मतलब राज्य में कुल उपज जितनी है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उससे ज़्यादा अनाज वहाँ से MSP पर खरीदा गया। तो ये विचित्र बात कैसे हो रही है पता नहीं, लेकिन रासायनिक खादों का वहाँ इस्तेमाल हो रहा है और रासायनिक खादों से वहाँ कैंसर भी फैल रहा है। और ये स्थिति सिर्फ पंजाब की है ऐसा बिल्कुल मत मानिए, पूरे भारत की ये स्थिति है। यूरिया और दूसरे रासायनिक खादों के प्रयोग में बिहार कोई बहुत पीछे नहीं है। बिहार भी सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है रासायनिक खादों के प्रयोग में। तो रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना चाहिए, ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन लोग इसे कितना मानेंगे ये फिर से शक के घेरे में है। इसके बाद बात आती है विदेश यात्राओं की। तो भैया विदेश यात्राओं के मामले में स्थिति ऐसी है कि विदेश यात्राओं से जनता को तो मना कर दिया, अब आम जनता विदेश यात्राओं पर जाती ही कितनी है। डेस्टिनेशन वेडिंग में कोई थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, पटाया जा करके शादी कर रहा हो, ऐसे लोग कितने होते हैं। पूरे शहर में 2, 4, 5 लोग होते हैं, गिने चुने होते हैं। अगर छोटे शहरों की अगर हम लोग बात करें, कस्बों की हम लोग बात करें, तो भारत जिन इलाकों में बसता है उन इलाकों की बात करें तो ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। तो विदेश यात्रा करने वाले आम लोगों की गिनती बहुत कम है। अधिकतर भारतीय अगर पर्यटन पर भी जाते हैं तो वो भारत के अंदर ही कहीं जा रहे होते हैं। ज़्यादातर धार्मिक पर्यटन होता है, ये भी लोग समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। तो ये जो पर्यटन था, ये पर्यटन पहले ही बहुत कम है और इसको और कम करने की बात की गई है। ये भी अच्छी बात है, मान ली जानी चाहिए। लेकिन अब समस्या इसमें ये है कि 15 तारीख से ही प्रधानमंत्री महोदय विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं और एक यात्रा तो इटली की भी है। कई मीम इस पर बनेंगे। फिलहाल चलिए देख लेते हैं एक नज़र कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा क्या क्या है और फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।